राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको पता है। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेपर 2 यानी कि कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्चुअल पेपर होता है उसका लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है, जहाँ पे हम थोड़े और PYQs सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ उन PYQ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारा थीम मिलेगा जो कि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि मे एवरीवन बी हैप्पी एंड मे एवरीवन बी फ्री फ्रॉम इलनेस। और यही मेरी कामना है। ठीक है, तो इसी थीम के साथ, इसी श्लोक के साथ जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेपर 2 का सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का क्वेश्चन है। और अगर आपको लग रहा है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक में जो है पेपर जो है डिफरेंट आने वाला है, तो आपको पता है लगभग कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो इसलिए एंड चूँकि पहला पेपर जो है वो काफ़ी पहले हुआ था, 4 साल हो गए हैं उस टाइम गैप को, तो लेवल हमें पता नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। इसलिए हमें जो है अपना बेस्ट देना है, हमारी तैयारी को जो है हमेशा 100% 120% सही रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन पाइपलाइन प्रोसेसर। इसका फंक्शन पूछा गया है कि रजिस्टर रीनेमिंग क्यों की जाती है। ए ऑप्शन, एस एन ऑल्टरनेटिव टू रजिस्टर एलोकेशन एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में रजिस्टर एलोकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर एफिशिएंट एक्सेस टू फंक्शन पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स। जो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनका एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। टू हैंडल सर्टेन काइंड्स ऑफ हजार्ड्स, सर्टेन काइंड ऑफ मतलब कुछ प्रकार के हजार्ड्स को हैंडल करने के लिए काम आता है। या फिर एज अ पार्ट ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन के मतलब कि यूज़ के लिए रजिस्टर रीनेमिंग का इस्तेमाल होता है। अच्छा, रजिस्टर रीनेमिंग जाने से पहले आपको पाइपलाइन प्रोसेसर या फिर पाइपलाइन प्रोसेसिंग ये क्या होता है ये समझना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो पाइपलाइन प्रोसेसर एंड बाकी सब में भी यूज़ होता है। पाइपलाइनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन थ्रू सीक्वेंशियल स्टेजेस। ठीक है, जैसे एक असेंबली लाइन होती है ना, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल स्टेजेस की मदद से। मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो इट वुड बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर overlapped in execution थ्रू सीक्वेंशियल स्टेजेस। जैसे कि आपके असेंबली लाइन होती है, सेम उस तरह का ही पाइपलाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान ये रखना है कि ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में काम आता है एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर मैं उसी का एक कॉन्सेप्ट है रजिस्टर रीनेमिंग। रजिस्टर रीनेमिंग बेसिकली जो डेटा हजार्ड्स होते हैं, जो डेटा में डेटा जो क्या बोलते हैं नाकामियाँ बोल लो आप, उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं बात करूं कि सभी डेटा हजार्ड्स के लिए है तो नहीं, सिर्फ मतलब कि मैं बोलूं अगर दो तरह के स्पेशल, अगर मैं स्पेसिफाई करूं इसको, तो दो तरह के हजार्ड्स हैं। जैसे कि पहला, अगर मैं पहली बात करूं तो जो है WAR होता है, राइट आफ्टर रीड होता है, जिसको हम WAR भी बोलते हैं, और या फिर जिसको हम एंटी डिपेंडेंस हजार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक है राइट आफ्टर राइट। ठीक है, जिसको WAW बोलते हैं, या फिर जिसको हम आउटपुट डिपेंडेंस हजार्ड बोलते हैं। ठीक है,
बेसिकली ये दोनों जो है ये एक तरह के फॉल्स हज़ार्ड होते हैं, ठीक है। इनको हैंडल करने के लिए जो है आपका रजिस्टर रीनेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है पाइपलाइन प्रोसेसर्स में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे R1 जो रिसोर्स है उसको मल्टीपल टाइम जो है यूज़ किया गया है, यानी कि ये इसमें जो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें भी R1 का यूज़ 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 है। तो एक तरह से क्या है, ये फॉल्स डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट कर रहा है। और इससे क्या होगा, इससे पैरेलली जो है ये सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है किसी और का इस्तेमाल कर लो। जैसे यहाँ पे P15 का या P16 का है, P17, P18 का, यहाँ पे मतलब कि किसी भी तरह का जो है आप देखेंगे फॉल्स डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ये पैरेलली एग्जीक्यूट कर जाएंगे सारे के सारे। कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे R1 है, ठीक है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन 1 है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन 2 है, एक इंस्ट्रक्शन 3 है। अब इंस्ट्रक्शन 1 में भी R1 की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन 2 में भी R2 की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन 3 में भी R1 की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, जब एग्जीक्यूट हो, इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमको, मतलब मान लो कि हमको तीनों को एक साथ करना है, तो इंस्ट्रक्शन 1 को भी R1 की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन 2 को भी है। इससे क्या है, ये पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है रजिस्टर रीनेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इनेबलिंग आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, और ये चीज़ जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे प्रोसेसर्स के बारे में तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे जो है आपको सिंपल सी ये चीज़ समझनी है कि रजिस्टर रीनेमिंग जो है फॉल्स डिपेंडेंसीज या फिर फॉल्स हज़ार्ड को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड ऑफ IIS। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो 5 CPU के स्टेजेस होते हैं स्टैंडर्ड, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिर्फ नाम, क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि इस पर भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। बस नाम देखना है आपको। 5 CPU के स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले स्टेज होती है, पहले स्टेज हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फैच, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, ठीक है। फैच के बाद आपका डी कोड होता है इंस्ट्रक्शन, ये सेकेंड स्टेज है। डी कोड के बाद एग्जीक्यूट होता है ना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ALU ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट के बाद जो है उसको मेमोरी एक्सेस मिलती है, ये फोर्थ है। मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है, ये जो रैम में रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं राइट बैक। राइट बैक में क्या है, फाइनली जो है जो काम आपने किया, जो रिजल्ट है वो आपको फाइनली जो है रजिस्टर में सेव होता है, ठीक है। तो ये 5 जो है स्टेजेस होती हैं CPU की, स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए, बस इनका नाम और इनके फंक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड ऑफ IIS। अब IIS जो है वो होता क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो IIS की फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो IIS का जो है डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड क्या होता है, तो ये आपको बताना चाहिए, ये होता है एनोनिमस, ठीक है, ये याद रखना है। एनोनिमस जैसा आपका नाम सबसे समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, ये यूज़र को जो जैसे हम जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है पब्लिक रिसोर्सेज का विथआउट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, विथआउट क्रेडेंशियल्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है। मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ उसको, एनोनिमस मोड जो है वो इट परमिट्स वेब यूजर्स to access public resources without credentials, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ऐसे ही कुछ और मोड्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, पहला एनोनिमस ऑथेंटिकेशन मोड है, जहाँ पे इट अलाउस ओपन एक्सेस विथआउट क्रेडेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, और इट इज़ परफेक्ट फॉर CDNs एंड स्टैटिक वेबसाइट्स।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ बेस्ट यूज़ है, तो ये पब्लिक एपीआईज और स्टैटिक कंटेंट में इसका बेस्ट यूज़ है। उसके बाद आता है बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक ऑथेंटिकेशन का बेस्ट यूज़ जो है इटर्नल और लो रिस्क ऐप्स में है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट सेंड्स बेस 64 एनकोडेड क्रेडेंशियल्स लाइक अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, सिंपल टू कन्फिगर बट मस्ट बी यूज्ड विथ HTTPS एस यानी कि सिक्योर। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है ये बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है ये 64 एनकोड बेस 64 एनकोडेड क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करता है और फिर आपको जो है एक्सेस देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये यूज़ करता है कर्बरोस और एंटी-एलएम फॉर सीमलेस SSO। ठीक है, ये चीज़, और ये किसके लिए आइडियल है, तो ये इट इज़ आइडियल फॉर एंटरप्राइजेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन। इट कंट्रोल इंटरनल इन्वायरमेंट। इट इज़ बेस्ट यूज फॉर कंट्रोल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, हैशेस क्रेडेंशियल बिफोर सेंडिंग, सेफर देन बेसिक बट लेस कॉमन इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑथेंटिकेशन। इट इज़ बेस्ट यूज इन पब्लिक फेसिंग वेब एप्स। ठीक है, कुकी बेस्ड होता है एंड हाईली कस्टमाइजेबल होता है। ठीक है, और इट इज़ ग्रेट फॉर एप्स नीडिंग ब्रांडेड लॉगिन पेजेस एंड सेशन मैनेजमेंट। ये उनके लिए ये जो है ये बेस्ट होता है। तो ये आपको कुछ जो बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं ये चीज़ें आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से आपको एनोनिमस और बेसिक ये दोनों तो आपको पता होने ही चाहिए। ओके, विंडो ऑथेंटिकेशन पे भी क्वेश्चन बनता है। डाइजेस्ट और फॉर्म जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार भी इनके बारे में पता होना चाहिए कि डाइजेस्ट जो है, क्योंकि वो कॉमनली यूज़ नहीं है ना, डाइजेस्ट जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं है। वहीं जो फॉर्म है वो आपका ब्रांडेड लॉगिन पेजेस में इस्तेमाल होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, परंतु जो क्वेश्चन हैं वो एनोनिमस और बेसिक के बारे में बनते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वॉट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है HTML की हेल्प से, तो कौन सा जो है करेक्ट क्या बोलते हैं स्टेटमेंट होगा, ये वाला A, B, C या D। तो देखो आपको पता है कि जो C है, जो देखो A टैब जो है, A जो टैग होता है ये आपका एंकर टैब की तरह काम करता है, लेकिन जो HREF जो है ये जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, इट इज हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट जो कि लिंक करता है URLs को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये चीज़ भी रखना है कि जो एंकर टैग है उसका ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन HTML से ये भी बनते हैं कि बताओ कौन से ऐसे टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और HTML की फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं। टू मैच स्पेसिफिक XML एलिमेंट्स चाइल्ड लाइक ऑफ पेरेंट एलिमेंट इज द सिंटेक्स विल बी। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक XML एलिमेंट्स जो चाइल्ड लाइक जो मतलब कि पेरेंट की तरह दिखें, अगर वैसा हमें सिंटेक्स क्रिएट करना है तो वो क्या होगा, तो आपको पता है जो XPath होता है XML में, जो XPath होता है वो फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर यूज करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को डिनोट करने के लिए। फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन शो करने के लिए। अगर इतनी सी चीज़ आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाते हो। कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ही सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। XML से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं, है ना, सिंपल ये 2-3 क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं, मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन XML से बनते हुए नहीं देखे। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं SRTF, शेड्यूलिंग मे कॉस्ट स्टारवेशन, प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग मे कॉस्ट स्टारवेशन, या राउंड रॉबिन इज बेटर देन FCFS इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको
कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव और एक को हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे कुछ प्रोसेस जो हैं वो क्यू में हैं, उनको एग्जीक्यूट होना है P2 P3, ठीक है। मान लो कि पहले P1 को होना है, फिर P2 को होना है और फिर P3 को होना है, ठीक है। अब जैसे P1 है, P1 एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद एक P4 आया जिसकी प्रायोरिटी हाई थी P2 और P3 से, फिर वो एग्जीक्यूट हो गया, है ना। फिर मतलब P2 उसके बाद हुआ। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि आप फोर्सफुली या फिर कैसे भी करके मान लो आप किसी और प्रोसेस को जो है वो मौका दे रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, दैट इज प्रीएम्प्टिव। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी प्रीएम्पशन, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव कौन से होते हैं? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी, ठीक है। अब एक सिचुएशन होती है डेडलॉक और एक होती है स्टारवेशन। दोनों में फ़र्क समझना। डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक का मतलब मान लो कि तीन प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, ठीक है। P1 जो है, P1 के पास रिसोर्स है R1, ठीक है, और P2 के पास रिसोर्स है R3, R2। नहीं, ऐसे इसको ऐसे समझो, मैं आपको और अच्छे से इसको थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ तो आपको क्लियर दिमाग में घुस जाएगा। मतलब जो P1 प्रोसेस है वो आपका प्रिंटर लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंटर लेके बैठा हुआ है। जो P2 प्रोसेस है ये आपका जो है स्कैनर लेके बैठा हुआ है, ठीक है, और ये P3 जो है वो कीबोर्ड लेके बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन P1 के पास प्रिंटर है लेकिन उसको स्कैनर की ज़रूरत है। P2 का स्कैनर है लेकिन उसको जो है काम करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, और वहीं P3 के पास कीबोर्ड है लेकिन उसको जो है प्रिंटर चाहिए काम करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि P1 जो है प्रिंटर छोड़ नहीं रहा, वो बोल रहा है पहले मुझे काम से करना है, मुझे अपना स्कैनर दे दो। P2 क्या है, वो बोल रहा है कि मुझे कीबोर्ड दे दो, मैं अपना काम पहले करूँगा। इससे क्या है, एक साइकिल, एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, मतलब कि प्रोसेस जो है वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। स्टारवेशन का मतलब क्या है? नाम से समझो कि आपने स्टार्व कर दिया, मतलब कि एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है मान लो, है ना, ये क्यू है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, ठीक है। P1 पहले आया, उसने पहले काम कर लिया अपना। अब P2 का काम आना था, लेकिन उससे पहले एक और, मतलब कि ऐसा समझ लो कि तीन लोग हैं। सिंपल सी बात मैं आपको और थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। तीन लोग हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, टिकट कटवा रहे हैं। P1 को सबसे पहले आया, P1 ने अपना टिकट कटवा लिया। अब P2 कटवाने वाला था लेकिन एक मंत्री आ गया, उसने बोला पहले मुझे अपना टिकट करवाना है, तो पहले उसने करवाया। फिर उसका दूसरा मंत्री आ गया, उसने करवाया। फिर ऐसे करके फिर और कोई फेमस पर्सन आ गया, उसने करवाया। यानी कि क्या है, P2 जो है, जो सेकंड नंबर पे था, वो अभी तक इंतज़ार ही कर रहा है कि भाई मेरा काम हो। तो इसका मतलब क्या है, आपने स्टार्व कर दिया उसको, तड़पा के एकदम कि भाई कब होगा, वो इंतजार कर रहा है। बोला मेरा 2 सेकंड का काम है लेकिन मैं इनके चक्कर में लटका हुआ हूँ। तो ये लटकाने वाला जो केस होता है उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो याद रखना, ये होता है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, ठीक, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में। इन तीन केसेस में जो है आपको स्टारवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका एक उपाय भी है कि स्टारवेशन सॉल्व कैसे, सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन का नाम याद रखना है आपको, उसको हम बोलते हैं एजिंग। एजिंग क्या है कि जो प्रोसेस जिसका जैसे जो P2 था, उसका हर बार जैसे कोई मंत्री आया तो हर बार उसकी प्रायोरिटी आप चेंज करते आ रहे हैं, प्रायोरिटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर उसकी प्रायोरिटी, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी प्रायोरिटी जो है नंबर 1 हो जाएगी, तो उस अब कोई भी आएगा उसको मतलब नहीं है, सबसे पहले इसको होना पड़ेगा। तो एजिंग
ये सॉल्यूशन है कि आप ग्रेजुअली जो है वो उस प्रोसेस की, आप जो लो एंड प्रोसेस है उसकी आप ग्रेजुअली प्रायोरिटी बढ़ाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है और CPU को उसको सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको सिंपल से पता होना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि SRTF जो है वो स्टार्वेशन कॉज करता है, ये भी बताया, बिल्कुल सही है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है वो स्टार्वेशन कॉज करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राउंड रॉबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों ऑप्शंस आपके सही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है आप देख रहे होंगे, ये स्टार्वेशन का है। ठीक है, सेम चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी है, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ है कि जैसे पहले इसकी प्रायोरिटी थी, है ना, फिर इसकी थी प्रायोरिटी, इसकी देखो 3rd नंबर पे, इसकी 2nd नंबर पे, इसकी 1st नंबर पे। ठीक है, इसकी अब पहले वाला जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला लाइन में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे से तीसरे का काम होना, लेकिन चौथा वाला आ गया। और ये भाई ये बॉस है, ये मान लो नेता है, इसको अपना काम पहले करवाना है, तो ये बीच में आ गया, अब ये रुका हुआ है। तो ये क्या मतलब कि ये स्टार्व हो रहा है, ये तड़प रहा है बेचारा, ऐसा ये ऐसा समझो आप। ठीक है, आगे आता है। 6th क्वेश्चन है, इफ द चैनल बैंड इज लिमिटेड टू 6 किलोहर्ट्ज एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज 16, व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ चैनल। तो ये कैपेसिटी निकालने के लिए एक थ्योरम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं शैनन हार्टली थ्योरम, SH थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है जो कैपेसिटी होती है वो इक्वल्स टू B log बेस 1 प्लस S/N। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको डिफाइन कर देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर जो C है वो कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट जो है वो है आपका C, B जो है आपका बैंडविड्थ है, और SN जो है वो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो B कितना दे रखा है, B आपको दे रखा है 6 किलोहर्ट्ज, पहली बात उसको हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो दे रखा है 16। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ आगे, तो बैंडविड्थ आपको दे रखी है 6 किलोहर्ट्ज, यानी कि 6 × 10⁻³ हर्ट्ज, और सिग्नल नॉइज रेशियो कितना दे रखा है 16 दे रखा है। डाल दो उसको, C 10⁻³। ठीक है, log बेस 2 1 प्लस 16, तो log 2 17 हो जाएगा ये, और 6 × 10⁻³ log 17 कितना होता है, ये आपका होता है, ये लगभग होता है आपका 4 के आसपास, लगभग 4 के आसपास होता है। ठीक है, तो 6 × 4 करेंगे तो लगभग ये आएगा कितना, 24 × 10⁻³ बिट्स पर। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, ये किलो में रखा है, तो यानी कि 24 के आसपास, ये वाला ऑप्शन B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ये बेसिक में नहीं पर सीनियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे जो है थ्योरम की बेसिस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूला भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रहेगा, ये वाला फॉर्मूला। ओके, और ये क्या बोलते हैं, नॉइसी जो चैनल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये भी इसका भी अलग है कि नॉइसी के लिए अलग होता है, नॉइसलेस के लिए अलग थ्योरम होती है, लेकिन वही है ना कि इतने क्वेश्चंस जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर याद हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे आते हैं, विच टाइप ऑफ चैनल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी को रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स। ऐसा कौन सा चैनल है जो इनपुट और आउटपुट सिंबल्स के बीच में जो को रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, नहीं करता। नॉइसलेस तो करता है भाई, और हाई इनपुट आउटपुट रिलेशन मेंटेन करता है, लॉसलेस भी करता है, और डिटर्मिनिस्टिक भी करता है। कौन सा नहीं करता, यूजलेस चैनल नहीं करता। ठीक है, अभी होते क्या है, चैनल का मतलब समझ गए होंगे, चैनल का मतलब है मीडियम। ठीक है, यहां देख लेते हैं लॉसलेस चैनल्स। अगर उसकी डेफिनेशन बात करें तो अ चैनल वेयर
नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, लॉसलेस है, कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज फिगर आउट द एग्जैक्ट इनपुट सिंबल इफ यू नोट द आउटपुट सिंबल। अगर आपको जो है आउटपुट सिंबल पता है तो आप एग्जैक्ट उसका इनपुट सिंबल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल कंडीशन और मैट्रिक्स फीचर्स जो है ये याद करने की जरूरत नहीं है। नॉइसलेस की बात करूं मैं तो अ चैनल दैट इज बोथ लॉसलेस एंड डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ऐसा चैनल जो लॉसलेस और डिटर्मिनिस्टिक दोनों है। द आउटपुट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द इनपुट एंड वाइस वर्सा, यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड है और इनपुट जो है वो आउटपुट पर डिपेंड है। दैट इज योर नॉइसलेस चैनल। ठीक है, यूजलेस की बात करूं तो यूजलेस इज अ जीरो कैपेसिटी चैनल, ये याद रखना है। इट इज अ जीरो कैपेसिटी चैनल दैट ट्रांसमिट नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? सिंपल सी बात है, इनपुट को आउटपुट से कोई मतलब नहीं है और आउटपुट को इनपुट से कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब कि मान लो कि आपने इनपुट में भेजा है हेलो और आउटपुट शो हो रहा है आपको हाय, समझ रहे हो, मतलब कि कुछ भी भेज रहा है, क्योंकि आपस में कोई लिंक ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये 3 चैनल आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, आगे आते हैं। 8th क्वेश्चन भी आपका जो है वो न्यूमेरिक है। व्हाट विल बी द पाथ लॉस इन डीबी फॉर एन ओपन एयर साइट। ठीक है, तो ओपन एयर साइट में पाथ लॉस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो पाथलेस है, जो पाथ लॉस होता है वो बेसिकली एक पॉजिटिव एटीन्यूएशन होता है। इट इज़ अ पॉजिटिव एटीन्यूएशन। अब ये एटीन्यूएशन क्या होता है? ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहां समझो कि जो इम्पेयरमेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कंप्यूटर में जो इम्पेयरमेंट, आप नेटवर्क्स में जो इम्पेयरमेंट पढ़ते हैं वो 3 तरह के पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं एट्यूनेशन, एक को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन और एक को हम बोलते हैं नॉइस। एट्यूनेशन का मतलब क्या है? एट्यूनेशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी एज इट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम से अगर कोई सिग्नल जो है ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं एट्यूनेशन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि आपको पता है सिग्नल जो है वो उसमें छेड़छाड़ी की गई है, डिस्टॉर्ट किया गया है। नॉइस का मतलब क्या है कि आपका जो सिग्नल था उसके साथ जो है अनवांटेड सिग्नल या फिर अनवांटेड साउंड जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉइस, याद रहेगा। अब पाथ लॉस को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ बस। ठीक है, दैट इज योर 20 log base 10 d प्लस 20 log base 10 f प्लस 27.55, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे d का मतलब है आपका डिस्टेंस, कितना दूर है, कितना दूर तक जाएगा, और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बट जनरली ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल मतलब कि नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करवा देता हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी डिस्टेंस डबल होगा यानी कि 2x होगा या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2x होगी, याद रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस या लिख लो और डिस्टेंस जो है वो डबल होगा तो याद रखना जो पाथ लॉस है दोनों केस में वो इंक्रीज करेगा बाय 6 dB, 6 डेसिबल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। जब भी डिस्टेंस डबल होगा या फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो पाथ लॉस आपका जो है वो इंक्रीज करेगा 6 dB। ठीक है, बस ये चीज़। अब बस यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ है, ये फैक्ट आप याद रख लो कि जब भी ओपन एयर साइड की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो पाथ लॉस होता है वो होता है आपका 80.27 dB, 80.27 dB। क्योंकि दो पाथ लॉस मैंने आपको बताया पॉजिटिव होता है, तो याद रखना -80.27 नहीं करके आना, आपको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, ये याद कर लो,
ऐसा फैक्ट याद कर लो। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल कोड की कौन सी करेक्ट वैल्यू है, ये आपसे पूछा। सिंपल सी चीज़ है, आपको कोड क्या दे रखा है 1F.01B। अब हेक्साडेसिमल कैसे चेंज करते हो आप, तो इसको 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 और 16 की पावर -3। ठीक है, ऐसे निकाल दो। पहले इसको निकालते हैं, इसको कैसे निकालोगे, f यानी कि f क्या होता है, f होता है आपका 15। ठीक है, तो 15 × 16 की पावर 0 प्लस 1 × 16 की पावर 1, तो 15 यानी 15 × 1 कितना होगा, 15 × 1 15 प्लस 16 × 1 16, तो कितना हो गया 31। ठीक है, फिर इसको निकालोगे, लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 31 जो है सिर्फ एक ही है ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ रहे हो ये, अब आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ जो है वो आपको फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दे रखी है। कई बच्चे जो हैं वो ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, वो सीधा इसको पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, और इसको सॉल्व करने में ठीक है आपका लगेगा टाइम, और अगर टाइम यहाँ पे दिया आपने तो फिर बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो पेंडिंग रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, याद रहेगी। ओके, आगे आते हैं। 10th क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे है, सेम चीज़ वैसे निकालते हैं। ये आपका पॉइंट के पहले होता है 2 की पावर 0, ये पॉइंट के बाद क्या होता है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4, यानी कि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। इधर देखते हैं, इधर क्या होगा, इधर होगा आपका 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3 प्लस 1 × 2 की पावर -4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 1/2 की पावर 2। ठीक है, यही मतलब है 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर, ठीक ये मतलब है। और इसका मतलब क्या 1 + 1 × 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है आपका 0.25, 1/8 कितना होता है 0.125 और 1/16 कितना होता है 0.0625। इनको ऐड करोगे कितना आएगा 5734.0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव तो होगा ही नहीं भाई, सी तो सिंपल सी बात है, ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। और क्या बोलते हैं 4 भी नहीं होगा, 4 पहला होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 होगा, 0 को किसी से भी इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो सकता था, मतलब बसता ये दोनों में से कोई एक निकलता। ठीक है, आगे आते हैं। 11th क्वेश्चन है मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट, ऑप्शन है improve their performance at executing some task over time with experience, या फिर all the above। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, बेसिकली आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछिए। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग जो है वो AI की फील्ड है। ठीक है, और ये इट इज कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट improve their performance at executing some task over time with experience। ये पूरी एक डेफिनेशन है, यानी कि ऑल दी अबव। और ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी टॉम माइकल ने। टॉम माइकल ने जो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन दी थी ना, वो सिंपल यही थी कि मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट एग्जीक्यूटिंग सम टास्क ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस। ये बोला था टॉम मिचेल ने। ठीक है, तो ये सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन थी, ये चीज आपको याद नहीं। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड इट्स सब कैटेगरीज। तो कौन सा जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप है, वॉन न्यूमैन एंड माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या सिस्टम डिजाइन। तो ये है आपका वॉन न्यूमैन एंड माइक्रो आर्किटेक्चर।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉन न्यूमन ने दो चीज़ें आपको दी हैं। वॉन न्यूमन जो है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो है, इन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया है, और दूसरी चीज़ क्या दी है ये आपको पता होना चाहिए, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट भी जो है इन्होंने ही दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखना वॉन न्यूमन ने ये दिया था। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की, आपको पता है एक इनपुट यूनिट होती है, एक होती है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, फिर आउटपुट यूनिट होती है, उसके बाद आती है आपकी मेमोरी। यानी कि जो बेसिक आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो उसके 4 पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लिटरेसी रेट डे कब मनाते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर, आपको डेट बतानी है। ठीक है, आगे आएंगे। द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन a प्लस बी ब्रैकेट सी डी माइनस ई एफ डिवाइड जी, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकालना है। आगे जगह है नहीं है। चलो, तो मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। आपने 3 फॉर्म देखे होंगे, एक को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, एक को हम बोलते हैं इनफिक्स, और एक को हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, तीनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि प्रीफिक्स में ऑपरेटर आपका पहले आता है, ठीक है, फिर ऑपरेंड 1 आता है, फिर ऑपरेंड 2 आता है। ऑपरेंड क्या होते हैं, जो ए बी सी है ना, जैसे मैं लिखता हूँ ए डिवाइड बी है, तो ए आपका ऑपरेंड 1 हो गया, बी आपका ऑपरेंड 2 हो गया, और जो डिवाइड है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनफिक्स में क्या है, ऑपरेंड 1 पहले आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, और फिर ऑपरेंड 2 आएगा। पोस्ट फिक्स में क्या है, पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड 1 पहले आएगा, फिर ऑपरेंड 2 आएगा, और फिर आपका ऑपरेटर आएगा। ठीक है, सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी सी डी माइनस ई एफ स्लैश डी। अब यहाँ ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, प्लस माइनस भी है। आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो होती है ब्रैकेट की। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं इस तरह, सेकंड नंबर पे आपका पावर सॉल्व होता है, थर्ड नंबर पे डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, और फोर्थ नंबर पे प्लस माइनस सॉल्व होता है। तो पहले कौन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट जो है वो आपका सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पहले पोस्ट फिक्स में क्या, ऑपरेंड 1 पहले आएगा, फिर ऑपरेंड 2 आएगा, फिर आपका जो है ऑपरेटर आएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये मतलब कि इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, यहाँ पे लगा लो आप ये मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई आता है और कि माइनस आता है, तो पहले मल्टीप्लाई आता है। तो पहले मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहले ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और फिर ऑपरेटर। बाकी सब एज इट इज लिख दो, छेड़ो मत बाकी सबको। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो इसको ऐसे छोड़ दूँ। अब ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेंड 1 पहले, ऑपरेंड 2 बाद में, फिर ऑपरेटर। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, पहले ये सॉल्व हो गया, फिर ये सॉल्व हो गया। अब डिवाइड बचा, सेम चीज़, इसको ऑपरेंड 1 पहले, ऑपरेंड 2 बाद में, फिर ऑपरेटर। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब लिख दो सबको एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा है, तो ये आपका जो है पहले वाला ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे मतलब कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो है ये
CD साथ में दे रखा था, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भाई CD साथ में था, यानी कि यहाँ बीच में क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मल्टीप्लाई दे रखा है ना भाई, ऑप्शन में सभी ऑप्शन में मल्टीप्लाई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है नहीं, तो भाई ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। अच्छा, आर्किटेक्चर से याद आया, आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक RISC, एक CISC, और एक को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ESIC, है ना, EPIC। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है CISC और RISC, उसके नाम जान लेते हैं। CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, कंप्यूटर। और जो मैं EPIC की बात कर रहा था, उसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है, और ये इसमें पैरेलल इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि जो आपके सर्वर्स वगैरह में यूज़ होती है वो चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। अभी आप समझो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC के बारे में। तो CISC जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी स्टेप होते हैं। RISC में सिंगल होते हैं और सिंगल स्टेप होते हैं। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है, मतलब कितनी होती है यहाँ पे जो है पहले से फिक्स होती है। CISC जो है वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, परंतु जो RISC है उसको लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ता है मेमोरी एक्सेस करने के लिए। CISC जो है वो स्लोअर होता है और RISC जो है वो फास्टर होता है, क्योंकि CISC जो है वो मल्टीपल स्टेप है एंड कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो CISC आपका डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जनरल पर्पस CPUs में, वहीं RISC जो है वो मोबाइल में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, या फिर लो पावर एप्लीकेशंस में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये वर्क स्टेशन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, वहीं PC वगैरह जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स की बात कर रहा है। तो वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं इंटेल आर्किटेक्चर 32 में। IA का फुल फॉर्म है इंटेल आर्किटेक्चर, और ये एक तरह का RISC है, सॉरी ये CISC है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप, जैसे कि आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, है ना, पैक्ड BCD हो गया, इन सब, या फिर SIMD वेक्टर्स हो गया, इन सभी को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, वहीं जो ARM आप देख रहे हैं ये आपका RISC का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज मोर यूज्ड। तो कौन सा निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा यूज होता है वाईफाई सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, WPA, WPA2 या WPS। तो पहली बात आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। WPA का मतलब क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, तो आजकल जो है मॉडर्न एरा में वाईफाई सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं WPA2 का, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, क्योंकि ये यूज़ करता है AES इंक्रिप्शन। ठीक है, उसके अलावा पहले हम WPA यूज़ करते थे, लेकिन अब वो पुराना हो गया, उसका एडवांस वर्जन है WPA2। थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये कुछ टाइप के जो हैं प्रोटोकॉल्स हैं वाईफाई सिक्योरिटी, जैसे कि WEP जो 1997 में रिलीज़ हुआ था, WPA जो 2003 में हुआ था, WPA2 जो 2004 में हुआ था, और WPA3 जो है 2018 में हुआ था। किस तरह का इंक्रिप्शन यूज़ करता है, तो ये RC4 यूज़ करता है, ये RC4 एंड TKIP यूज़ करता है,
और WPA2 मैंने बता दिया AES यूज़ करता है। ठीक है, सेक्शन की जो है वो WEP में 64 या फिर 128 होती है, WPA में 120 होती है और WPA2 में भी 128 होती है। ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि भाई देखो ये कमज़ोर था तभी तो ये आया, अब ये कमज़ोर था तभी तो ये आया, और ये जैसे जैसे मतलब कि अपडेटेड वर्जन आते हैं वो मतलब कि हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी WPA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेप ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन। जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की होती है वो कहाँ होती है SDLC में, किस स्टेप में होती है? डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन, डिज़ाइन या फिर एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे SDLC का लाइफ साइकिल समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 6 स्टेजेस कॉमनली जो है वो 6 स्टेजेस होती हैं। पहली को हम बोलते हैं प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने वाले हैं उसके लिए आप पहले प्लानिंग देखेंगे और फिर जिसके लिए आप करने वाले हैं, मतलब जिस कस्टमर के लिए आप करने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मान लो आप ट्रांसपोर्ट के लिए करने वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट वालों की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमें जो है एक कॉलम बस का चाहिए, हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैफिक है, कितने लोग बच्चे भरे हुए हैं, ये सब मतलब रिक्वायरमेंट क्या है उस चीज़ की, वो पहले स्टेज में देखी जाती है। प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट स्कोप्स को डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को डिफाइन किया जाता है और रिसोर्स प्लानिंग की जाती है स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करें तो इट इज़ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट रिव्यूज एंड अप्रूव्ड। स्टेज 3 की बात है तो ये बात करता है डिज़ाइन की, जहाँ पे एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, 4th की बात है डेवलपमेंट, जहाँ पे जो है एक्चुअल कोडिंग, जो एक्चुअल कोडिंग है आपने अभी ब्लूप्रिंट तैयार किया यहाँ पे, तो ब्लूप्रिंट को जो है अब आप कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे ना, तो दैट इज डन इन स्टेज 4 डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेज 5 जो है वो टेस्टिंग की होती है, जहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है, ये चेक करने के लिए कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सही है या नहीं है। फिर जो है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस स्टेज आती है, जहाँ पे जो है जिन यूज़र्स के लिए हमने बनाया था वहाँ पे एक्चुअल मार्केट में हम जो है ऐप को रिलीज़ करते हैं, है ना, एंड फिर फीडबैक वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, जो अपडेट वगैरह आते हैं, तो दैट इज़ योर स्टेज 6। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअल कोडिंग कहाँ आती है, तो कोडिंग होती है आपकी डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन फेज में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। सेशर, ब्लास्टर या क्रीपर या फिर बोथ ANC। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जो पहला कंप्यूटर वायरस था ये बनाया था बॉब थॉमस ने इन द ईयर 1971। ठीक है, तो कौन सा था ये, तो ये था आपका क्रीपर। क्या था, क्रीपर, ये चीज़ आपको नाम याद रखना है। और पता है ये क्रीपर मतलब कि बहुत ही मतलब जो ये पहला वायरस आया था ना, मतलब कि लोगों को समझ में नहीं आया था, लोगों को लग रहा था कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ मजाक टाइप का है, क्योंकि क्रीपर जो था ना ये आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज दिखा जाता, क्या मैसेज दिखा जाता कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, ये मैसेज दिखा था। समझ रहे हो, तो बहुत टाइम तक लोगों को समझ में नहीं आया भाई, बस ये अलग ही कहानी है, मस्त कहानी है, फिर कभी जब इसकी क्लास जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के बारे में तो पता चल गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट कंप्यूटर वर्म कौन सा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर, प्रिंटर में पेपर की कमी,
कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, नेटवर्क में कनेक्शन फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया, या किस ऑल ऑफ द अबव। तो लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर जो है ये आपका बेसिकली हार्डवेयर जो इनपुट आउटपुट सिग्नल्स होते हैं वो उसके थ्रू पता चलता है, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट सिस्टम सिग्नल्स, और उनको कौन देखता है, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ये बात तो सही है। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क ये आपका नेटवर्क ड्राइवर से रिलेटेड है ना, इसको भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। पावर फेलियर ये आपका क्या है बेसिकली, जो ये आता है आपका पावर मैनेजमेंट इंटरप्ट्स के कैटेगरी में, पावर मैनेजमेंट इंटरप्ट इसकी कैटेगरी में आता है, और इसको कौन देखता है, इसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा, मैं ये थोड़ा यहाँ पे कर दिया मैंने, एक्चुअली मैं ये चीज़ मेरे को वहाँ लगानी थी लेकिन गलती से यहाँ लग गई। चलो देख लेते हैं। तो ये आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है। फाउंडर्स, इन्वेंटर्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा था दुनिया में, तो था एनियाक। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज है। पंच कार्ड के इन्वेंटर कौन थे, तो हॉलरिच हैं, ये आपको पता होगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स किसने, विलियम फेटर ने दी थी। आर्पनेट डार्पा ने डेवलप किया था। कंपाइलर जो है डेवलप किया था आपके GM हॉपर ने। ठीक है। कंप्यूटर एनिमेशन का जनक किसको बोलते हैं, तो जॉन विटनी को बोलते हैं। कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, तो ये किया था क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स ने, या फिर CL शोल्स। ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो एडम ऑसबॉर्न ने किया था। फर्स्ट GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर गेम जो है वो इन्वेंट किया था AS डगलस ने। कंप्यूटर बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है जिसके बिना कंप्यूटर चलता नहीं है, वो किसने डेवलप किया था, गैरी किल्डर ने किया था। कंप्यूटर चिप किसने डेवलप की थी, तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का फादर किसको बोलते हैं, तो रेनॉल्ड जॉनसन को बोलते हैं। फर्स्ट डेटाबेस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद कर लो, EF कोड इनका नाम है। स्कैनर के बारे में भी इतना क्वेश्चन नहीं भी देखा मैंने। स्पीकर के बारे में नहीं देखा। MS DOS तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। एप्पल कंप्यूटर आपको पता है। स्टीव जॉब्स AI फादर ऑफ AI फाउंडर ऑफ AI किसको बोलते हैं, जॉन मैकार्थी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ किसने दिया था, तो एरिक्सन ने, ये पता होना चाहिए। फादर ऑफ C लैंग्वेज डेनिस रिची, ये आपको पता होना चाहिए। C++ तो जो है वो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बजॉन इनका नाम है। ठीक है। ईमेल का भी आपको इतना याद नहीं करना, फिर भी अगर पता हो जाए तो कोई बात नहीं। शिवा अधुराई इनका नाम है। गूगल आपको पता है लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन ने डेवलप किया था। इंटरनेट के फाउंडर जो हैं वो विंट शर्फ माने जाते हैं। जावा जो है वो जेम्स गॉसलिन ने दी थी, आपको पता होना चाहिए। लिनक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नहीं। मोबाइल फ़ोन्स नहीं। माउस आपको पता होना चाहिए, माउस के फाउंडर डगलस एंगलबर्ट हैं। ठीक है। PHP इंपॉर्टेंट नहीं है। USB इंपॉर्टेंट नहीं है। याहू भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल जो था वो यूनिवैक था। ठीक है। याद है ना, जनरल पर्पस आपका पहला कंप्यूटर जो है, जनरल पर्पस पहला कंप्यूटर जो है वो आपका ENIAC है, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल जो है वो आपका यूनिवैक है। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मैच दी फॉलोइंग करना। अभी हमने देखा विंड सर्फ ने क्या दिया हमको, विंड सर्फ को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि P का 3 आ गया। P का 3 आ गया, यानी कि ये दोनों कट गए। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक, Q का 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर Q का 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर D सही हो गया। लैरी पेज ने गूगल अभी हमने देखा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और तो कुछ और थोड़ा हम देख लेते। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, क्या आपको पता है कि पहली प्रोग्रामर जो है वो एक फीमेल थी। ठीक है। और थोड़ा सा WW वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना चाहिए।
सी लैंग्वेज तो हमने देख ली, सी लैंग्वेज के फाउंडर क्या हैं। क्या आपको पता है कि जिस इंसान ने सी लैंग्वेज को फाउंड किया उन्हीं ने यूनिक्स को भी फाउंड किया है। कौन है वो? तो डेनिस रिची। ठीक है। डब्ल्यू के फाउंडर कौन है? तो टिम बर्नर ली। और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी यानी कि फीमेल थी, तो याद रखना एडा लवलेस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, रिवर्स पॉलिश नोटेशन फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? अब ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन आपने तो पहली बार सुना होगा, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में एक होता है पॉलिश नोटेशन और एक होता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और ये कुछ नहीं है, ये आप इनको पढ़ते आए हो लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। जो हम प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। याद रखना ये चीज़, ठीक है। और जो हम पोस्टफिक्स नोटेशन निकालते रहते हैं उसी को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। याद रहेगा। और क्या होता है ये प्रीफिक्स में? आपको पता है, प्रीफिक्स में आपको अभी मैंने बताया है ना, क्या होता है? पहले आपका ऑपरेटर आएगा, जिससे मतलब कि अगर a प्लस बी है तो पहले आपका ऑपरेटर आएगा, फिर दोनों ऑपरेंड आएंगे। पोस्टफिक्स में क्या है? पहले ऑपरेंड आएंगे फिर आपका ऑपरेटर आएगा, ये चीज़ है। और ये क्या है? ये आपका इनफिक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है? रिवर्स पॉलिश यानी कि पोस्टफिक्स निकालना है। चलो निकालते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट c माइनस डी स्लैश ई। अभी मैं बताया कि पहले जो है प्रेफरेंस हम ब्रैकेट को देंगे, फिर डिवाइड को देंगे, फिर हम प्लस को देंगे, फिर हम माइनस को देंगे इस केस में। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी, तो निकाल लो उसको, a b प्लस हो जाएगा। पोस्ट भी निकालना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बचा माइनस और डिवाइड। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डिवाइड करेंगे। करो डी ई डिवाइड। ठीक है, अब क्या बचा? अब माइनस बचा, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो अब क्या है? सी डी ई स्लैश माइनस। और बाकी सबको जोड़ दो वापस, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टार जो है वो आई थिंक गलती से हो गया है, वो है नहीं। ठीक है, वो मतलब शायद कंप्यूटर ने अपने आप से लगा दिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बस यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि ये क्लास भी आपको प्रोडक्टिव लगी होगी, इससे भी आप काफ़ी कुछ सीख के गए होंगे। एंड अगर आपको अभी भी मतलब कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम थोड़ा बहुत बचा है। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से वीडियो में उन सभी डाउट्स को जो है लेकर मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। मैं एक क्लास में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और उसी डाउट्स के लिए आपको पता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हम PYQ सीरीज़ लेके चल रही है हमारी, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी जो है बड़े धूमधाम से करवा रहे हैं। और क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो कुछ ही वीडियोज़ बचे होंगे जो आने होंगे। ठीक है, एंड लगभग उसके बाद जो है फिर आपके ऊपर पूरा अपने आप को जो है आपको फोकस देना है, अपने ऊपर रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, एंड जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतनी टॉपिक्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। एंड अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप पेपर जो है आराम से निकाल दें। बाकी कोई टेंशन फिजूल की मत लो, वैकेंसी के बारे में क्या है, कैसा नहीं है, वो सब मत सोचो, उससे बस स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको मेन फोकस क्या है? एग्ज़ाम का है। आप वो एग्ज़ाम दो, बढ़िया दिमाग से एग्ज़ाम देने जाओ। ठीक है, एंड क्लियर करने के
इरादे से लेके जाओ, ये नहीं सोचो कि भाई नहीं होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ बस मुझे यही बताना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।